गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका प्रोटोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे अकाउंटेंसी की या लेखा शास्त्र की, और लेखा शास्त्र में अपन ने जो पहले चैप्टर है वो पढ़ लिए। आज अपन ने एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो मुख्य चैप्टर है अपना, यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। वो चैप्टर है अपना लेन देनों का अभिलेखन। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज अपन? लेन देनों का अभिलेखन। जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास में जो लेन देन होते हैं, एक व्यापार में जो सौदे होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, माल खरीदा माल बेचा, एक व्यवसायी ने 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई, एक व्यवसायी ने संपत्ति खरीदी, इनका अपने लेन देनों का अपने किस प्रकार अभिलेखन करेंगे, पुस्तकों में लिखेंगे, वो आज अपन सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे अपन। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अपन लेन देनों का अभिलेखन करेंगे, अपना चैप्टर का ही नाम क्या है? लेन देनों का अभिलेखन। और लेन देनों का अपन अभिलेखन करते हैं तो इसमें एक मुख्य बात होती है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। अपन ने चर्चा पहले जो वीडियोस थे अपन ने उसमें कर ली कि इसमें एक नाम पक्ष होता है, एक जमा पक्ष होता है, इसमें एक अंकन प्रणाली होती है, कलंकन प्रणाली होती है, द्विअंकन प्रणाली होती है। अपन इसमें द्विअंकन प्रणाली की बात करें अपने, वही है सिलेबस में। तो इसमें लेन देन जो करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, सौदे करते हैं, इसका प्रभाव हमेशा कितने पक्षों पर पड़ता है? 2 पक्षों पर पड़ता है। कितने पक्षों पर प्रभाव पड़ता है? 2 पक्षों पर पड़ता है। एक ने माल खरीद रहा है तो दूसरा माल बेच रहा है। मैंने राम को पैसे दिए तो मैं पैसे देने वाला हूं, राम पैसे प्राप्त करने वाला है। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। इसमें हमेशा 2 पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा, बस इतनी बात याद रखो। अब अपने जैसे माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, तो उसका लेखांकन करेंगे। तो लेखांकन करने के लिए अपन को सबसे पहले प्रमाणक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रमाणक की। अपन पुस्तकों में लिख देंगे, कोई जांच करने वाला आएगा कि भैया आपने ये लेन देन किया, इसका क्या प्रूफ है? आपने इसमें लिख दिया 10,000 का माल बेचा, आपके पास क्या प्रूफ है? इनकम टैक्स वाले आ गए, आपने माल दिखा रखा 10,000 का माल बेचा या 5,000 का खर्चा हुआ दिखा रखा है। अगला पूछ लेगा क्या प्रूफ है आपके पास में? आपके पास में प्रूफ क्या है? तो जो अपने पास में प्रूफ होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं। और प्रमाणक की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रत्येक प्रमाणक को अपन को संभाल कर रखना पड़ता है, कभी भी जरूरत उसकी पड़ सकती है। तो प्रमाणक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं आज। प्रमाणक की किसकी चर्चा करेंगे आज अपन? प्रमाणक की। प्रमाणक क्या होते हैं? प्रमाणक वह होते हैं या वह प्रलेख जो हमें सौदों को प्रमाणित करता है, या जो हमारे सौदों को प्रमाणित करता है या प्रमाणिकता प्रदान करता है। किसी भी सौदे की जो प्रमाणिकता क्या करता है? प्रदान करता है। नहीं, ये सही है, इसकी प्रमाणिकता प्रदान करता है हमें, वो ही क्या होता है? प्रमाणक होता है। जैसे अपन ने कोई नगद सामान खरीद के लेके आए, मोटरसाइकिल खरीद के लेके आए, घर में टीवी फ्रिज खरीद के लेके आए, तो जैसे ही अपन माल खरीद के लेके आएंगे, अगला हमें क्या देगा? कैश मेमो अपन प्राप्त करेंगे या कैश मेमो हम देंगे? दुकान वाला क्या देगा? कैश मेमो देगा कि नहीं देगा? वो क्या है? प्रमाणक। अपन ने इतने का माल खरीदा या इतने का माल बेचा, वो क्या होता है? प्रमाणक। अपने नगद जमा कराएंगे तो क्या होगी? रोकड़ पर्ची। अपन ने रोकड़, जैसे बैंक में जाते हैं और बैंक में 5,000 रुपए जमा करवा के आते हैं अपन, तो एक स्लिप भरते हैं कि नहीं भरते हैं? और स्लिप भरते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो मोहर ठप्पा लगाकर अपन को आधी स्लिप अपने पास रख लेता है और आधी हमें दे देता है। वो क्या है? प्रमाणक है। उधार माल बेचते तो बीचक मिलता अपन को इनवॉइस, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इनवॉइस। हिंदी में बोलते हैं बीजक। उधार माल बेचा जाता है तो वो क्या है? प्रमाणक होता है। और कोई जमा पर्ची है, नाम पर्ची है, वो क्या है? प्रमाणक। अपन ने किसी को वेतन दिया, जो सैलरी स्लिप है वो क्या है? प्रमाणक है। चेक है वो क्या है? प्रमाणक होता है। तो अपन ने
देख लिए कि क्या होता है प्रमाणक, यानी प्रमाणक वह होता है जो 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 अपन ने सौदे किए हैं, जो अपन ने व्यवहार किए हैं, उसकी प्रमाणिकता को हमें प्रदान करता है कि वास्तव में सही चीजें है। अब अपन बात करते हैं प्रमाणक जो होता है अपने पास में, इसकी तैयारी कैसे करें। लेखांकन जो प्रमाणक होता है उसकी अपने तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए अपने पास में फॉर्मेट बनाया हुआ होता है। पहले से जो व्यापारी होता है वो फॉर्मेट बना के रखता है और उसमें अपना नाम पता लिख करके अपन को दे देता है। ये अपन व्यापारी हैं तो अपन के पास में कोई अपन माल खरीदेंगे भी, अपन माल बेचेंगे भी, अपन वेतन भी चुकाएंगे, अपन मजदूरी भी चुकाएंगे, अपन उधार माल भी बेचेंगे, अपन पैसे जमा भी करवाएंगे, अपन पैसे निकलवाएंगे भी। तो इसके लिए क्या है, एक व्यापारी पहले से तैयारी करके रखता है। और उस तैयारी को क्या कहते हैं अपन, इसमें देखते हैं, आगे चलेंगे अपन। एक जैसे अपने पास में ये है, आपकी बुक में आएगा सौदा प्रमाणक। क्या आएगा, सौदा प्रमाणक, यानी कोई सौदा कर लिया अपन ने, तो जो अपन ने सौदा कर लिया उसकी प्रमाणिकता कौन देगा, सौदा प्रमाणक है वो अपन को देगा। ये सौदा प्रमाणक है। तो ये जो प्रमाणक होते हैं इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है। जो प्रमाणक होता है, जो प्रारूप होता है, इसमें अपने को किताब में दे रखा है, ये सौदा प्रमाणक का प्रारूप दे रखा है, तो इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें जो व्यापारी होता है वो अपने आप या अपने हिसाब से उसको प्रिंट करवाता है। वो जैसे भी करवा सकता है या जैसे भी वो करवाना चाहता है, तो इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है। बैलेंस शीट बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार है, इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है। दुकानदार है, जो व्यापारी है, अपने हिसाब से बना सकता है। इसमें देखो सौदा प्रमाणक कैसे इसमें दे रखा है। इसमें सबसे पहले अपन को क्या आएगा, प्रमाणक संख्या आएगी, 4 5 10 कितनी भी है, कितने नंबर का अपन इसको ये दे रहे हैं। एक आएगी, इसके बाद में डेट, तिथि क्या है, किस तारीख को ये अपना सौदा हो रहा है, वो डेट यहां पर आएगी। यहां पर किसको नाम कर रहे हैं, किसको जमा कर रहे हैं, यानी डेबिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिट अपने किसको कर रहे हैं, और कितनी राशि से कर रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएगा अपने। और इसके बाद में यहां पर तो जो ये प्रमाणक तैयार कर रहा है, बनाने वाले के सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहां पर आ जाएंगे अनुमोदन करने वाले के। किसके आ जाएंगे, अनुमोदन करने वाले के। जैसे यहां पर कोई अपना बाबू है या अपना जो मुनीम है, मान लो दुकान पर व्यापार में रहता है, प्रमाणक तो वो तैयार करता है, तो वहां पर उसको तैयार करने वाले क्या जाएंगे, और यहाँ पे जो उसको अनुमोदन करेगा, हाँ ये वास्तव में सौदा हो गया, ये सही है, ये मेरी जिम्मेदारी है, वहां पर उसके क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे। और यही चीज अपने ये अपने को हिंदी में दे रखा है, लेकिन अपन जितने भी सवाल करेंगे बस सब इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि आजकल इंग्लिश का जमाना, अंग्रेजी का जमाना है। और जो भी सवाल करेंगे, और परीक्षा में भी अपन सवाल करके आएंगे, जो इंग्लिश में करके आएंगे, हिंदी में नहीं करके आएंगे। तो इंग्लिश में इसको कैसे, वही चीज है, ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पे, वही चीज है, सबसे आ जाएगा। पहले आ जाएगा अपने पास में ट्रांजैक्शन वाउचर, इसके बाद में नेम ऑफ फर्म, यानी दुकान का क्या नाम है, उसमें भी यही आ रहा है कि नेम ऑफ है फर्म, फर्म का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें हिंदी में भी फर्म का नाम आ रहा है, और इंग्लिश में भी क्या आ जाएगा अपने पास में, फर्म का नाम आ जाएगा। और इसमें एक वाउचर नंबर आ जाएंगे, इसमें इसको वाउचर नंबर कहते हैं। और इसके बाद में तारीख आ जाएगी, डेट आ जाएगी। फिर आ जाएगा डेबिट अकाउंट, यानी किसको नाम कर रहे हैं, किसको अपने जमा कर रहे हैं, वो आ जाएगी। अमाउंट आ जाएगी, नरेशन लिख देंगे, इसका विवरण अपने लिख देंगे। इसके बाद में ऑथोराइज्ड कौन है, उस सौदे को प्रमाणित करने के लिए, उसका सिग्नेचर आ जाएगा। और यहाँ पर बना कौन रहा है, उस सौदे को लिख कौन रहा है, कंप्यूटर में उतार कौन रहा है, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या है, ये प्रमाणक होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रमाणक होते हैं। एक जैसे अपने पास में किताब में दे रखा है नाम प्रमाणक, क्या दे रखा है, नाम प्रमाणक अपन को दे रखा है। ये नाम प्रमाणक अपने पास में, तो यानी नाम, यानी डेबिट वाउचर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेबिट वाउचर, और हिंदी में बोलते हैं नाम प्रमाणक। ये प्रमाणित करता है
और इसमें देखो कहां, इसमें क्या है, डेबिट इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में, दोनों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपकी बुक्स में हिंदी में दे रखा है, लेकिन अपन जो भी जितने भी सवाल करेंगे सब इंग्लिश में करेंगे। इसलिए यहां पर देखो क्या दे रखा है, डेबिट वाउचर बनेगा, नेम ऑफ फर्म यानी फर्म का नाम आ जाएगा, अपने जो व्यवसाय है, दुकान है, जो भी है उसका यहां पर नाम आ जाएगा। और यहां पर वाउचर नंबर, कितना नंबर वाउचर है ये, इससे पहले अपन ने कितनों को दे दिए, और ये वाउचर अपना नंबर कितना है वो आ जाएगा। इसके बाद में क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट किसको कर रहे हैं, जमा किसको कर रहे हैं, क्यों नाम वाउचर है तो इसमें क्या आएगा, यहां पर क्रेडिट आएगा, यानी जमा खाता, क्रेडिट अकाउंट किसको कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगी, अमाउंट, कितनी राशि से अपन उसको जमा कर रहे हैं, क्या जाएगा, कितनी राशि से यहां पर अपन उसको जमा कर रहे हैं, ये अमाउंट आ जाएगी। और यहां पर ये डेबिट अकाउंट, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, अकाउंट का नाम क्या है, अमाउंट क्या है, इसका जो विवरण है यहां पर अपन एक्सप्लेन कर देंगे, इतना माल बेचा खरीदा जो भी है, जो भी विवरण है अपना वो यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या है, प्रीपेड बाय, यानी ये तैयार किसने किया है उसके सिग्नेचर आएंगे, और ये ऑथोराइज्ड कौन है, यानी अनुमोदन करने वाला कौन है, प्रूफ करने वाला कौन है, वास्तव में सौदा हो चुका है, उसके आ जाएंगे। ऑथोराइज्ड का मतलब कहने का मतलब अपने बच्चे विद्यालय में काम करते हैं, विद्यालय में अपन पढ़ते हैं, और विद्यालय में प्रिंसिपल साहब भी होते हैं, आप भी होते हैं, हम भी सब होते हैं, और उसमें एक बाबू होता है, बाबू कोई चीज बना के देता है अपन को, बाबू कोई लेटर तैयार करता है, तो लेटर तैयार कौन करेगा, बाबूजी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उस पर सिग्नेचर है, बाबूजी तैयार कर रहे हैं उस लेटर को, तो प्रीपेड में तो यहां पर बाबूजी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। और ऑथोराइज्ड कौन है उस संस्था का, उस संस्था में ऑथोराइज्ड कौन है, उससे साइन करने का, सिग्नेचर करने का दायित्व किसका है, साहब का है, प्रिंसिपल साहब का है, तो वहां पर यहां पर प्रिंसिपल साहब के हस्ताक्षर है, सिग्नेचर वो आ जाएंगे। इसी प्रकार व्यापार में भी मेन जो व्यापारी होता है उसके यहां पर आ जाएंगे, बनाने वाले के यहां पर आ जाएंगे। और ये हिंदी में दे रखा अपन को, यहां पर ये प्रमाणिक संख्या आ जाएगी, जमा खाता किसका कर रहे हैं, अमाउंट राशि क्या होगी अपने पास में, और यहां पर जो विवरण है वो लिख देंगे, यहां पर बनाने वाले के साइन आ जाएंगे, और यहां पर अनुमोदन करने वाले के जो ऑथोराइज्ड है इसके लिए उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये अपने नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक ये अपने है, ये अपना जमा प्रमाणक है। जमा प्रमाणक में क्या है, यहां पर डेबिट आएगा, ये ध्यान रखना है, जमा प्रमाणक, उस यहां पर अगर ये जमा प्रमाणक है तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेबिट अकाउंट, पिछले में पढ़ा ये नाम प्रमाणक था अपने, तो यहां पर क्या जाएगा, नाम प्रमाणक था तो क्रेडिट, आया कि नहीं है, जमा प्रमाणक है, नाम खाता आ जाएगा, नाम खाता है, जमा खाता आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पर प्रमाणक की संख्या आ जाएगी अपने पास में, यहां पर क्या आ जाएगी अपने पास में, प्रमाणक की संख्या, यानी कितने नंबर वाउचर है, नाम खाता किसको कर रहे हैं, अमाउंट क्या है वो आ जाएगी, और इसमें जो विवरण है वो लिख देंगे, यहां पर डेट आ जाएगी, और यहां पर बनाने वाले के साइन आ जाएंगे, यहां पर जो ऑथोराइज्ड अनुमोदित करने वाले हैं उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में अपने जो प्रमाणक है उसकी विशेषताएं क्या होती है, प्रमाणक की जो प्रमाणक होता है उसकी विशेषताएं क्या है। एक अच्छा प्रमाणक कौन सा हो सकता है, एक अच्छा प्रमाणक ये हो सकता है कि अपने जिस को प्रमाणक बना के दे रहे हैं, जिसको प्रमाणक बना के दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वो काट के फाड़ के फेंकेगा तो है नहीं, वो अपने पास रखा गया क्योंकि उसने गारंटी दी है, वारंटी दी है, जो भी है, या प्रूफ के तौर पर जो एक व्यापारी होता है वो भी उसको कई सालों तक संभाल करके रखता है, और जो लेने वाला उसको एक कॉपी उसको जाती है वो भी उसको संभाल कर रखता है। तो इसकी विशेषता प्रमाणक की ये होनी चाहिए कि जो प्रमाणक बना है उसका जो कागज है वो क्या होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जल्दी खराब होने वाला नहीं होना चाहिए। एक तो इसकी विशेषता ये हो गई। दूसरा है प्रमाणक है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए। देखो इसमें दे रखा है यहाँ पर फर्म का नाम, कोई भी प्रमाणक हो, किसी भी प्रकार का प्रमाणक हो, नाम हो, जमा हो, सौदा हो, जो भी हो, जनरल वाउचर हो, फर्म का नाम ऊपर आएगा। तो अगर जिसमें फर्म का नाम है वो अच्छा प्रमाणक नहीं है, क्या गारंटी है इसका प्रमाणक है, कौन सी दुकान का प्रमाणक है, उस पर नाम ही नहीं लिखा, नीचे लिख दिया छोटा सा, कौन देखने वाला है,
वाउचर पर सबसे पहले ऊपरी ऊपर क्या पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि भैया किस कंपनी का, किस दुकान का, किस व्यापारी का या किस फर्म का ये प्रमाणक है। इसके बाद में एक विशेषता इसकी आती है कि उसमें जो लेन देन करते हैं उसकी तारीख आनी चाहिए। यानी मैंने सौदा 5 तारीख को कर लिया, या मान लो मैंने सौदा 17 फरवरी को कर लिया। कितनी फरवरी को? 17 फरवरी को मैंने सौदा किया है, 2 दिन मेरे को टाइम नहीं मिला या जो भी है, लेकिन अपन ने जो सौदा किया है वो डेट आनी चाहिए, इसमें दिनांक कौन सी आनी चाहिए, लेन देन की तिथि आनी चाहिए। बल्कि इसमें लिख रहे हैं आज 2 दिन बाद में बना रहे हैं प्रमाणक, वो डेट नहीं आनी चाहिए। जिस तारीख को सौदा हो गया, जिस तारीख को व्यवहार हो गया, लेन देन हो गया, वो तिथि आनी चाहिए इसमें, तब तो ये सही है। वरना गबन है, घोटाला है, कपट है, छल है, कुछ भी होने की संभावना रह सकती है, यानी वो विश्वसनीय नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको इसकी विशेषताओं में क्या, क्रमबद्धता, यानी उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीरियल टू सीरियल, यानी क्रम वाइज। ये नहीं है कि अपने आज ये प्रमाणक बना के दे रहे हैं और डेट इसमें लगा दी आज की, और अगला जो प्रमाणक बनाए उसने पीछे की डेट लगा दी, आगे की डेट लगा दी। नहीं, अपन जैसे चल रहे हैं, जैसे जैसे सौदा हो रहा है वैसे वैसे क्रम वाइज इसमें होना चाहिए। जो भी है वो क्या होना चाहिए, इसमें लेखन क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए एकदम। और एक चीज और है, इसमें नाम और जमा भी लिखा हुआ होना चाहिए। पहले से जो छपा के रख रखा अपन ने प्रमाणक है, उसमें नाम, जैसे इसमें नाम खाता है कि नहीं है, इसमें जमा प्रमाणक है कि नहीं है, ये नाम है, जमा है, जो भी है इसमें होने चाहिए। नाम जमा तो है ही नहीं, सिर्फ ऐसे लिख के दे दिया हाँ इतने का माल बेचा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और एक बात और है इसमें, ये जो अमाउंट है, अमाउंट जैसे मैंने यहाँ पर कितने का माल बेचा, खरीदा, जो भी है, तो अमाउंट कितनी होनी चाहिए, जो भी है वो अंकों में होनी चाहिए। हिंदी कोई पढ़ना नहीं जानता, अपन इंग्लिश में लिख देते हैं, बेचारे हिंदी वाले हैं वो नहीं पढ़ना जानते, और कोई शुद्ध हिंदी लिख देता है, एकदम कोई शुद्ध हिंदी लिख देता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, अंकों में होनी चाहिए, इसकी विशेषता। एक अगली विशेषता मैं आपको इसको बता देता हूं कि इसमें ये जो यहां पर कॉलम है, विवरण है कि नहीं है, विवरण, इस विवरण में संपूर्ण विवरण होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा अपन को किसने माल बेचा, किसको माल बेचा, कितने का माल बेचा, उधार बेचा, नगद बेचा, जो भी बातें हैं वो विवरण में क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। एक दो अपन बात कर ली कि यहां पर हमेशा बनाने वाले के सिग्नेचर होने चाहिए और यहां पर अनुमोदन करने वाले के सिग्नेचर, हस्ताक्षर होने चाहिए। बनाने वाले के है ही नहीं सिग्नेचर, अनुमोदन करने वाले के है ही नहीं, ऐसे तो कोई लिख के दे देगा, दुकान पे कोई बैठा वही लिख के दे देगा, नहीं। मेन मुख्य बातें हैं ये कि इसमें अनुमोदन करने वाले के और बनाने वाले के दोनों उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। अपन बात कर रहे हैं लेन देनों के अभिलेखन की, तो लेन देनों के अभिलेखन में, यानी इसको अभिलेखन करेंगे, उतारेंगे, उससे पहले अपन को प्रूफ तो चाहिए ना कि भैया आपने लेन देन कर लिया, क्या प्रूफ है आपने लेन देन कर लिया। तो उसी की अपन बात कर रहे थे, लेखा प्रमाणक की। समझ में आया? लेखा प्रमाणक कोई भी हो सकता है, रोकड़ पर्ची है, बीजक है, जो और जमा पर्ची है, चेक है, बीआर है, बीपी है, जो भी है वो जमा प्रमाणक है, सॉरी वो प्रमाणक हो सकता है। प्रमाणक की शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा बताऊं मैं आपको कि प्रमाणक किसे कहते हैं, वह प्रलेख जो भी किसी सौदे की प्रमाणिकता को प्रकट करता है, प्रमाणिकता को अपने प्रदान करता है अपन को, वो क्या सब क्या होते हैं, प्रमाणक होते हैं। प्रमाणक की मैंने आपको विशेषता बता दी, नहीं समझ में आए तो बाद में बताना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। इसके बाद मैंने प्रमाणक की जो भी है अपने पास में जनरल वाउचर जो भी है उसके मैंने आपको फॉर्मेट्स बता दिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं इसमें आपके बुक्स में आगे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें 2 खाते प्रभावित होते हैं। क्या खाते प्रभावित होते हैं? हमेशा 2 खाते प्रभावित होते हैं। लेन देन की बात कर रहे हैं और लेन देन जब भी करेंगे 2 खाते प्रभावित होंगे, या तो पैसे आएंगे या तो जाएंगे, या तो वस्तु आएगी या तो जाएगी, या तो खर्चा होगा या तो इनकम होगी। 2 खाते प्रभावित होंगे, एक को खर्चा होगा तो दूसरे को इनकम होगी, एक के पास वस्तु आएगी तो दूसरे पास से जाएगी। तो इसके लिए अपन एग्जांपल, एक अपने पास में समीकरण आती है, क्या आती है अपने पास में, समीकरण आती है।
समीकरण क्या आएगी, इसमें एक तो अपने पास में एसेट्स है, ठीक है, और असेट्स बराबर क्या होता है, असेट्स बराबर क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये संपत्ति, ये है अपने पास में समीकरण होती है। अगर अपने पास में असेट्स बढ़ रही है, अपने पास में संपत्ति बढ़ रही है, तो ये लायबिलिटीज भी बढ़ेगी, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो अपने पास में संपत्ति भी बढ़ेगी। तराजू हमेशा बराबर रहते हैं, माल सामान तोलते हैं करते हैं तो तराजू हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये समीकरण हमारी बराबर रहेगी। अगर ये समीकरण बराबर नहीं है, इसमें संतुलन नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है लेन देन को लिखने में, लेन देन को लिखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। इसके लिए अपन एग्जांपल करेंगे, जो आपकी बुक्स में दे रखा है कि ये दे रखा है आपको, देखो ये एग्जांपल दे रखा है आपको कि रोहित की पुस्तकें दे रखी है अपन को, और रोहित की पुस्तकों में अपने पास में ये तो लाइब्रेरी पक्ष हो गई और ये अपने पास में संपत्ति पक्ष होगी। दोस्त देखना, ये देखो ये रोहित की पुस्तकें अपने पास में, और इसमें रोहित की पुस्तकें दे रखी है, वर्ष का तुलन पत्र दे रखा है, यानी बैलेंस शीट अपन को दे रखी है, और उस बैलेंस शीट अपन को कैपिटल कितनी दे रखी है, 5 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 लाख दे रखी है, और इस साइड में अपने पास में नगद रुपए कितने पड़े, वो भी कितने पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं। यानी जो रोहित की पुस्तकें हैं उसमें देखो 5 लाख तो लायबिलिटीज है, 5 लाख की संपत्ति है, बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब है उसके जो खाते हैं वो पूरे रूप से सही है। अगर यहां पर दोनों राशि बराबर नहीं आती, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, मिस्टेक जरूर हुई है। तो ये देख लिया अपन ने कि इसमें कितने दे रखी है, पूंजी 5 लाख की दे रखी है, और नगद यानी नगद भी कितनी दे रखी है, 5 लाख की अपन को दे रखी है। ठीक है, अब आगे अपने पास में सवाल है, ये दे रखा है अपन को कि इसकी ये तुलन पत्र अपन को दे दिया, बैलेंस शीट अपन को दे दी। अब इसमें बोल रखा है कि आपको इसको समीकरण के घटकों में अध्ययन करना, समीकरण बनानी है, इसके प्रभाव का अपन को अध्ययन करना है, इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। इसको कैसे दिखाएंगे अपन, इसको अपन इसे ये जो दे रखी है ना अपन को समीकरण, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस समीकरण में अपन को दर्शाना है। तो इसमें देखो पहला लेन देन क्या है अपने पास में, अपने पास में पहला लेन देन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 से एक बैंक खाता खोला। किसने खोला, इसने खोला। उसके पास में अपन ने बैलेंस शीट देखी थी, और बैलेंस शीट में अपन ने बैलेंस शीट देखी थी 5 लाख रुपए है। अब उसके पास में पूंजी भी 5 लाख है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि एक व्यक्ति 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है, 5 लाख रुपए व्यापार शुरू करता है व्यापारी लगाकर, तो व्यापार में 5 लाख की पूंजी आ रही कि नहीं आ रही है, व्यापार में 5 लाख की पूंजी आ रही है, तो व्यापार का दायित्व भी बनता है कि उसको 5 लाख वापस लौटाए, क्योंकि अपन ने पहले चर्चा कर ली थी व्यापार और व्यापारी क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। तो इसमें देखो अपन को दे रखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 से एक बैंक खाता खोला। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इसलिए मैं लेके आया हूं आपके लिए। इसमें देखो 5 लाख है व्यापारी के पास पड़े, कॉलम बना लेंगे अपन। सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन का कॉलम बना लेंगे कि अपन ने कौन कौन से सौदे किए हैं। इसके बाद में एक संपत्ति का कॉलम बना लेंगे। संपत्ति व्यापार में एक तो कैश है अपने पास में, एक बैंक हो सकती है, और कोई एसेट्स हो सकती है, अपना माल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, यानी सवाल में अपने पास में जो जो संपत्ति आ रही है उसका अलग से कॉलम में बना लेंगे अपन। इसके बाद में प्लांट मशीनरी अपने पास संपत्ति है, वो उसका कॉलम बना लेंगे, सवाल में जो आ रहे हैं वो। और इसके बाद में यह आ जाएगा टोटल एसेट्स का कॉलम। क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स का कॉलम। और एसेट्स के बाद में 2 चीज और आती है,
एक तो आ जाएगी लायबिलिटीज और एक आ जाएगी कैपिटल। क्या जाएगी? एक तो आ जाएगी लायबिलिटीज और एक आ जाएगी कैपिटल। इसके बाद में भी और कोई लायबिलिटीज का आप एक्स्ट्रा कॉलम बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा लायबिलिटीज का एक्स्ट्रा कोई खर्चा, उसका पर्टिकुलर कोई आप खाना बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आ जाएगा टोटल। आ गया। अब अपन ने वो बैलेंस शीट देखी थी, उस बैलेंस शीट में क्या था कि 5 लाख की संपत्ति पड़ी है, नगद कितने पड़े उसके पास में? 5 लाख के। ये देखो 5 लाख के नगद पड़े, और मैं 5 लाख के नगद पड़े, व्यापार में नगद आए, और नगद किस गए? पूंजी के आए। ये 5 लाख की पूंजी रही। 5 लाख नगद आ गए और 5 लाख के क्या है? पूंजी पड़ी है कि नहीं पड़ी है इसके पास में? सॉरी, कैपिटल पड़ी कि नहीं पड़ी है? ये 5 लाख उसके पास में नगद है, टोटल एसेट्स 5 लाख की है ही, और उसमें जो व्यापार में पैसे आते हैं वो किसके है? पूंजी के। तो लायबिलिटीज में आगे ही नहीं आई, क्योंकि पूंजी हमेशा व्यापार का दायित्व होती है, इसलिए अपन इस साइड में आएंगी। यहाँ पे ऐसे देख लो कि एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। एसेट्स इस साइड में आ गई, लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। इसके बाद में अपना को क्या बोल रहा है अगला? अपने को अगला बोल रहा है सवाल में देख लेना आप कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 से एक बैंक खाता खोला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 से एक बैंक खाता खोल रहे हैं। अब बैंक खाता अपन खोल लेंगे, बैंक खाता खोल लेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? अपने गल्ले से तो गए पैसे, व्यापार से तो गए, लेकिन जमा किस में हो गए? बैंक में हो गए। है तो रुपये अपने ही ना, रुपये तो अपने ही है, पूंजी मुंजी तो कम हुई ही नहीं है, अपने खर्चा किया ही नहीं है, अपन ने माल खरीदा ही नहीं है। बस इतना है कि अपन ने अपने पास में पैसे पड़े थे गले में, जेब में, और उसको उठा करके बैंक वाले खाते में, बैंक वाले गले में रख के आए। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो संपत्ति पर फर्क पड़ा, हाँ उसका स्थान जरूर चेंज हुआ है। तो इसमें देखो अपने पास में कितने हैं? 4,80,000 से खाता खोला, तो 4,80,000 से खाता अपन खोल लेंगे, नगद तो कम होगी कि नहीं होगी? गले से पैसे तो कम होंगे कि नहीं होंगे? तो कैश के अकाउंट में लिख देंगे 4,80,000 कम हो गए। और जो चीज कम होती है ना, घटाते ना, उसको अपन ने क्या दिखा दिया? ब्रैकेट में दिखा दिया। और जो प्लस होती है उसको ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे, ये समझ लेना आप। 4,80,000 को ब्रैकेट में दिखा दिया, और कैश कम हो गई, लेकिन बैंक में पैसे बढ़ गए तो बैंक वाले कॉलम में 4,80,000 दिखा दिए। इसको ब्रैकेट में नहीं दिखाया क्योंकि ये पैसे बढ़े हैं और ये पैसे कम हुए हैं। पूंजी में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूंजी तो उतनी उतनी व्यापार की, तो आगे इसमें कहीं नहीं दिखाएंगे। और संपत्ति के टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपत्ति पहले भी 5 लाख की थी और अब भी 5 लाख की है, फर्क इतना, पहले अपने गले में थी अब बैंक के खाते में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका टोटल निकालेंगे अपन, इसका संतुलन निकालेंगे, इसका संतुलन निकालेंगे पोस्ट ट्रांजैक्शन क्यूमुलेशन। तो ये 5 लाख की थी अपने पास में, 4,80,000 अपन बैंक में जमा करा दिए, अपने पास में नगद कितने पड़े हैं? 20,000 पड़े कि नहीं पड़े? इसके बाद में बैंक में कितने आगे जमा कराए? 4,80,000, तो टोटल लगाएंगे अपन कितने आगे अपने पास में? 4,80,000 बैंक में अभी पड़े। संपत्ति में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने माल कुछ आया नहीं, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लांट एंड मशीनरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसमें टोटल असेट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 लाख पहले थी और 5 लाख ही अभी आ गई। लायबिलिटीज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संपत्ति कम या ज्यादा नहीं हुई है, दायित्व भी कम या ज्यादा नहीं हुई। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अपन बात करते हैं अगले सौदे की, और अगला सौदा अपन को क्या दे रखा है? अगला सौदा दे रखा है अपन को कि व्यवसाय के लिए 60,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर खरीदा। देखो यहां पे दे रखा है कि 60,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर खरीदा, और भुगतान किससे किया है? चेक से भुगतान किया है। 60,000 का फर्नीचर खरीद लिया और भुगतान चेक से कर दिया। भुगतान अपन चेक से करेंगे तो पैसे अपने नगद है वो कम होंगे, बैंक वाले कम होंगे। चेक देंगे तो बैंक से कम होंगे पैसे, चेक देंगे तो पैसे किससे कम होंगे? बैंक से। तो बैंक से कितने का खरीदा फर्नीचर? 60,000 का। तो बैंक वाले कॉलम में 2 नंबर अपना है, ट्रांजैक्शन 2 नंबर वरिष्ठ है। बैंक वाले इसमें तो केस में तो कुछ नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केस का तो काम ही नहीं हुआ है। फर्क किस में पड़ेगा? बैंक में से कितने रुपए कम हो जाएंगे? 60,000 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि 60,000 का अपन ने फर्नीचर खरीद लिया और चेक दिया। ब्रैकेट में दिखा दो, माइनस करेंगे 60,000। संपत्ति में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर में
गुड्स स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्नीचर में फर्क पड़ेगा। पहले फर्नीचर अपने पास में बिल्कुल नहीं था और अब कितना फर्नीचर आ गया अपने पास में, 60,000 रुपए का फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर के कॉलम में कितने आ गए रुपए, 60,000। संपत्ति में नाम में परिवर्तन हुआ है, लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अपने पास में बैंक में पैसे थे, अब उसका संपत्ति की फर्नीचर आ गई, लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे समझिए। इसके बाद में अपन इसको दोबारा संतुलन निकालेंगे। तो अपने पास में यहां पर कितने पैसे थे, 20 लाख ही है, सॉरी 20,000 है। तो इसको और इसका अपन टोटल लगाएंगे तो 20,000 आ गई। बैंक में 480 पड़े थे, 60,000 घटा दिए, कितने आ गए अपने पास में, 4,20,000 अब बैंक में पड़ी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्नीचर 60,000 का था, है ना, तो इसका टोटल लगाएंगे। पहले कुछ नहीं था, अब 60,000 का फर्नीचर आ गया, तो टोटल में कितना आ गया, 60,000 का फर्नीचर आ गया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल संपत्ति उतनी की उतनी है, चाहे वो फर्नीचर के रूप में हो, चाहे वो नगद के रूप में हो, चाहे वो बैंक के रूप में हो, कैसी हो, संपत्ति है अपनी। और इसका भी 5 लाख टोटल आ जाएगा, इसका भी 5 लाख टोटल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे चलते हैं। तीसरा दे रखा है, मेमर्स रामजी लाल ने 10,000 रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान कर 1,25,000 रुपए मूल्य का प्लांट व मशीनरी खरीदी। 10,000 का अग्रिम राशि का भुगतान करके और 1,25,000 रुपए का प्लांट क्या कर दिया, खरीद लिया। प्लांट खरीद लिया। अब ये प्लांट खरीदेंगे तो कितना अग्रिम भुगतान कितना किया, एडवांस कितना दिया, सिर्फ 20,000 दिए कि नहीं दिए। इसमें अगला बोल रखा है कि 10,000 कितने दिए, 10,000 अग्रिम दिए। तो 10,000 अग्रिम दिए तो इसमें कितने दिखा देंगे, पैसे कितने गए अपने, 10,000 गए कि नहीं गए, पैसे अपने 10,000 गए कि नहीं गए, गए 10,000। ठीक है, बैंक से कुछ नहीं दिया, सिर्फ 10,000 रुपए दिए अग्रिम अपन एडवांस, और कुछ नहीं दिया। इसमें कुछ नहीं आएगा, संपत्ति में कुछ नहीं आएगा, स्टॉक अपने पास में कुछ है नहीं, और ये फर्नीचर भी नहीं आएगा अपने। लेकिन प्लांट और मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी आ गई, 1,25,000 की प्लांट और मशीनरी आ गई। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको कि संपत्ति में क्या प्रभाव पड़ा। संपत्ति में देखो कितना खरीदा अपन ने, 1,25,000 का प्लांट खरीद लिया अपन ने। नगद उसको कितने दे दिए पैसे, 10,000 दिए। कितने दिए, 10,000 दिए। 1,15,000 की संपत्ति फ्री में आएगी कि नहीं आई अपनी, इसके पैसे नहीं दिए ना अपन, नहीं दिए इसके पैसे, तो है ना। तो अब ये अपना जो दायित्व है कि नहीं है, 1,15,000, भैया संपत्ति ले लिया आपने, प्लांट आपने ले लिया, लेकिन जो 1,15,000 बनते हैं पैसे, उस बेचारे के पैसे दो आप टाइम पे, आपका दायित्व है कि नहीं है। हमने 1,25,000 के प्लांट खरीद लिया, अगले को 10,000 रुपए एडवांस दे दिया, अपने कितने कम हुए, 10,000, बाकी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपन ने अगले को दिए ही नहीं। बच गए कितने, 1,15,000। अब 1,15,000 का दायित्व बनता है कि नहीं बनता है कि भैया अगले को चुकाएं। क्या बढ़ गया, अपना दायित्व बढ़ गया ना, तो इसको 1,15,000 को दायित्व में दिखा देंगे। इसलिए 1,15 है, 1,25 नहीं है, और इसलिए अभी दायित्व बढ़े क्योंकि अपन ने सिर्फ 10,000 चुकाए हैं, और 10,000 चुकाए तो 10,000 कम हो गए, इसको ब्रैकेट में दिखा दिया अपन ने, और 1,15,000 का दायित्व अपना बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। अब इसका आगे, इसको टोटल में भी कितने आ जाएंगे, 1,15,000 आ जाएंगे। इसमें 5 लाख है तो 5 लाख आगे, इसमें 5 लाख है 5 लाख आगे, और इसमें 1,15,000 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1,15,000 कुछ नहीं, कितने हो गए, 1,15,000। अब इसका संतुलन निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। 20,000 नगद थी कि नहीं थी, उसमें 10,000 एडवांस चुकाए कि नहीं चुकाए, बच गए कितने, 10,000 रुपए अपने पास में अभी भी गले में पड़े हैं। बैंक में कितने हैं, 4,20,000 है, और इसमें अभी सौदा जो किया उसमें बैंक से अपन कुछ दिया नहीं है, कितने बच गए, 4,20 के 4,20 पड़े। संपत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले से खरीदा है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पहले नहीं थी, अब 1,25 खरीद ली, तो टोटल में कितनी आ गई, 1,25 आई कि नहीं आई। टोटल एसेट्स कितनी होगी, इसको जोड़ो आपने, 6,15,000 होगी, ऐसे जोड़ लो चाहिए। 5 यहां तक तो लिखा हुआ है 5 लाख है और 1,15,000 है, यानी 6,15,000
15,000 हो गए। या इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे 6,15,000। दायित्व कितना, पहले कुछ नहीं था अपने, अब कितना 1,15, तो टोटल में कितना जाएगा 1,15। कैपिटल अपने पास में पहले कितनी थी 5 लाख की, अरबी की इतनी है अपने पास में 5 लाख की पूंजी है, ज्यादा तो है ही नहीं, कम ज्यादा तो ये टोटल आ जाएगा। आ रहा ना समझ में। इसके बाद में अपना अगला है अगला क्या है, मेमर सुमित ट्रेडर्स ने 55,000 रुपए का माल क्रय किया। मेमर सुमित ट्रेडर्स से अपना माल खरीद रहे हैं, 55,000 रुपए का माल क्रय किया है। तो माल क्रय किया तो अपने लिख देंगे यहां पर कितने का, 55,000 का माल अपन ने खरीदा है। लेकिन एक चीज नोट करो, आप एक चीज नोट करो कि इसने क्या बोला है कि 55,000 का मूल्य का माल सुमित एंड ट्रेडर्स से खरीदा है। भैया नगद खरीदते तो सुमित और ट्रेडर्स की कोई छाप नहीं थी, किसी से भी खरीद सकते नगद, नाम आना जरूरी नहीं है। इसमें नाम आ गया, नगद का नाम नहीं आया। जो अपने पास में दे रखा है सौदा, उसमें जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम आ गया, बल्कि नगद का नाम नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि अपन ने माल उधार खरीदा है, सुमित से खरीदा है, नगद का नाम आया नहीं है। इसका मतलब 55,000 रुपए मूल्य का माल अपन ने क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। उधार खरीदेंगे, 55,000 का माल अपने पास में आया, अपनी संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन अपना दायित्व भी बनता है कि अपने को अगले को टाइम पर पैसे दे, भुगतान करे, तो दायित्व भी बढ़े कि नहीं बढ़े, दायित्व भी बढ़ गए और अपने पास में संपत्ति भी बढ़ गई। अपने पास में दायित्व भी बढ़ गए और संपत्ति भी बढ़ गई। ये देखो नगद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने नगद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे देखो। लेकिन 55,000 का माल बढ़ा, क्योंकि अपन ने 55,000 का माल उधार खरीदा, तो माल तो आएगा ना व्यापार में, तो माल आ गया मतलब माल बढ़ गया। और इसके बाद में फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लांट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टोटल संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इस कॉलम में देखो यहाँ पर टोटल संपत्ति 55,000 की बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पहले 55,000 का माल नहीं था, अब माल अपने पास में आ गया, संपत्ति बढ़ गई। और संपत्ति बढ़ गई तो अपना दायित्व भी बढ़ता है कि भैया अगले को टाइम पर पैसे दें। तो दायित्व में क्या दिखा देंगे, लायबिलिटीज में भी क्या आ जाएंगे, 55,000 आ जाएंगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसका संतुलन निकाल लेंगे तो वही आ जाएगा अपने। इसमें 10,000 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ अपने, तो यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सौदा नहीं हुआ है। और इसमें 55,000 पहले नहीं थे और 55,000 आ गए तो 55,000 आ जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो 60,000 आ जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा 1,25 आ जाएंगे। इसमें कोई फर्क पड़ा है 6,15 है, 55 की बढ़ गई, टोटल कितने हो गए 6,70,000 अपने पास में संपत्ति हो गई। पहले 6,15 की थी, अब 55,000 का माल और खरीद लिया, यानी संपत्ति कितनी हो गई अपने पास में 6,70,000 की हो गई। पहले दायित्व 1,15,000 के थे, लेकिन 55,000 का माल और खरीद लिया, दायित्व भी बढ़ गई, दायित्व कितने हो गए 1,70,000 के हो गए। पूंजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूंजी पर तभी फर्क पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं, या तो व्यापारी घर से नगद लाकर और लगाएगा पैसे, या व्यापारी को जरूरत पड़ जाएगी उससे निकाल लेगा, तो ही पूंजी पर फर्क पड़ता है। या लाभ हो जाता है तब पूंजी पर फर्क पड़ेगा, या हानि हो जाती है तब पूंजी पर फर्क पड़ने वाला है, ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 6,70,000 आ गया। अब इसमें आगे चलते हैं अपन, आगे एक चीज और दे रखी है अपन को कि 25,000 रुपए का मूल्य का माल रजनी इंटरप्राइजेज को 35,000 रुपए में बेच दिया। 25,000 मूल्य का माल है और रजनी इंटरप्राइजेज को कितने में बेच दिया, 35,000 में बेच दिया। नगद का नाम आया कि नहीं आया, मेरे हिसाब से तो नहीं आया। नए बैंक का नाम आया कि चेक दिया अगली ने, और मैंने आपको बता दिया जहां पर नगद का नाम नहीं आता, अगले का जिसको खरीद रहे हैं जिससे या जिसको बेच रहे हैं उसका नाम आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, यानी उधार माल बेचा है या खरीदा है। तो इसमें माल कितने का बेचा,
25,000 रुपए का माल बेचा और कितने में बेचा? 35,000 में। 25,000 का माल और 35,000 में बेच दिया। कमा गए बंदो। कितने कमा गए? 10,000 रुपए कमा गए। लाभ हुआ कि नहीं होगा 10,000 का? अब मैंने अभी जस्ट पहले बताया है कि पूंजी में फर्क कब पड़ता है। पूंजी में फर्क या तो लाभ होता है जब पड़ता है, या हानि होती है तब पूंजी में फर्क पड़ता है। या घर पे अगला व्यापारी निकाल के ले जाता है या घर से और लगाता है तो पूंजी में फर्क पड़ता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे अपन अभी देखते हैं कि अपन ने माल बेचा 25,000 का, अपन ने माल बेचा 25,000 का, तो नगद नहीं आए पैसे क्योंकि उधार बेचे। मैंने आपको समझा दिया क्यों उधार क्यों बेचा, क्योंकि न तो इसमें नगद का नाम आया बल्कि जिसको बेचा उधार उसका नाम आया। तो इसमें नगद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न बैंक में फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या इसमें 35,000 की देतर बढ़ जाएंगे, दायित्व बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपन ने उधार माल अगर बेचते हैं तो देने वाले देंगे कि नहीं देंगे पैसे? देने वाले, यानी अपन ने इसको बेच दिया, रजनी को बेच दिया, तो रजनी के अपन पैसे मांगने लग गए कि नहीं लग गए? भैया आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। और जो पैसे देने वाले होते हैं भविष्य में अपन को पैसे देते हैं उसे अपन कहते हैं देनदार। तो डेटर 35,000 के बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? 35,000 के डेटर बढ़ जाएंगे। और माल कितना कम होगा? माल तो 25,000 का ही कम होगा। क्यों? माल तो 25,000 का बेचा 35,000 में है, लेकिन बेचा तो 25,000 का ही है। तो माल कितना कम होगा? 25,000 का। इसको देखो ब्रैकेट में दिखा रहे हैं अपन, इसको ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। कम करेंगे घटाते हैं तो ब्रैकेट में दिखा देते हैं, अपन को पता चल जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहता इसलिए। और कोई ऐसा वैसा नियम नहीं है। ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें देखो टोटल संपत्ति बढ़ जाएगी, टोटल संपत्ति बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी टोटल संपत्ति? अरे माल तो अपने पास में 25,000 का था और बेच दिया 35,000 में, 10,000 की संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 10,000 पैसे ज्यादा आए कि नहीं आई? ये 10,000 अपने यहां पर दिखा देंगे। टोटल असेट्स में कितने बढ़ेंगे? 10,000 बढ़ जाएंगे। यहां पर लाइबिलिटीज में चलो, अपने लाइबिलिटीज में कुछ नहीं होगा लेकिन पूंजी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपए फ्री में आ गए या कमाए जो भी है, लेकिन व्यापार में एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं आ गए? 25,000 का माल गए, 35,000 रुपए आने वाले हैं, तो 10,000 के एक्स्ट्रा आएंगे कि नहीं आएंगे? लाभ हो रहा है। और मैंने आपको बताया लाभ होता तो पूंजी में जुड़ता है और हानि होती तो पूंजी में से घटती है। तो इसमें से 10,000 घट जाएंगे, ये टोटल 10,000 आएंगे। इसका टोटल लगा लो, आप अंतर निकाल लो इसका। ये 10,000 है, 10,000 के 10,000 आ गए, 420 है, 420 के 420 आ गए, इसमें कुछ नहीं है ऊपर, 35 के 35 आ गए। अब ये देखो यहाँ पर कितने थे? 55,000 थे कि नहीं थे? और 55,000 थे अपने पास में, और इसमें से 25,000 लेस कर देंगे, घटा देंगे, 30,000 आए कि नहीं आए? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 60,000 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 60,000 आ गए। ये एक 25 है, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक 25 आ गए। इसमें देखो 670 है, कितने है? देखो 670 है और 10,000 इसमें बढ़ रहे हैं तो 680 आ गई। और इसमें लाइबिलिटीज में 170 की 70 आ गए। और इसमें देखो कैपिटल पहले 5 लाख थी, शुरू में ठेर तक 5 लाख की चलती आ रही शुरू से, लेकिन यहाँ पर 10,000 का लाभ हुआ है अपने को, तो 10,000 की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो 5,10,000। और इसमें टोटल पहले संपत्ति टोटल दायित्व कितने थे? 6,70,000 के, अब 10,000 और बढ़ गए, कितने आ गए? 6,80,000। अब देखो असेट्स ही है अपने पास में, और असेट्स का टोटल देखो 6,80,000 आ रहे हैं, और लाइबिलिटीज का टोटल ये है, और इसका 680 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर आ रहा है। और बराबर आ रहा है का मतलब है अपना सवाल सही है। इस टाइप का क्वेश्चन भी है, वो मैं बाद में करवाऊंगा। इसमें थोड़ा सा और बाकी रह जाता है, एक बैलेंस शीट और आती है, इसको बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं है अपने। लाइबिलिटी पक्ष में लाइबिलिटी लिख दो, दायित्व जो संपत्ति पक्ष है उसमें संपत्ति लिख दें, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं करना अपन को, एकदम इजी। ये बैलेंस शीट अपन ने, ये अपने पास में बैलेंस शीट है।
ये बैलेंस शीट है। इसमें देखो ये अपने पास में क्या है, संपत्ति पक्ष है, और संपत्ति में ये तो अपने कैश है, ये बैंक है, और ये एसेट्स अपने पास डेटर है, क्या है, डेटर है, और ये अपने पास में स्टॉक माल है, और ये फर्नीचर है, ये प्लांट एंड मशीनरी है। टोटल 6,80,000 की है अपने पास में। तो अपन देखो कैश का है, कैश कितना है अपने पास में 10,000 है, तो 10 कैश संपत्ति पक्ष में कैश लिखकर ये टोटल वाला लिख दो बस। ये अपने पास में क्या है, बैंक का कॉलम है, और बैंक के कॉलम में अपने पास में कितने रुपए पड़े हैं टोटल देख लो, 420 लिख दो। इसके बाद में यहां पर 35 है, देनदार डेटर्स कितने हैं 35 है, तो यहां पर अपने 35 लिख दो। ये अपने स्टॉक पड़ा 30,000 का, तो यहां पर स्टॉक लिख दो 30,000 का। ये अपने पास में क्या पड़ा, फर्नीचर पड़ा 60,000 का, फर्नीचर 60,000 का लिख दो। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी का कॉलम है अपने पास में, इसमें प्लांट एंड मशीनरी कितनी 125 की, 125 लिख दो। इसके बाद में टोटल कितना रहा 86, ये 86 यहाँ पे लिख दो। इसका टोटल लगाओगे तो भी कितना आएगा 86 ही आएगा। इसके बाद में लायबिलिटीज पक्ष चलते हैं। लायबिलिटीज में क्या है अपने पास में, लायबिलिटीज में क्या है, लायबिलिटीज में एक तो कैपिटल है अपने पास में, और एक ये है अपने पास में, दो चीज है। तो इसमें अपन लिखेंगे आउटसाइडर क्लेम्स, क्रेडिटर कितने 1,70,000 की, 1,70,000 की है कि नहीं है लायबिलिटी, जो भी है जितनी भी है ट्रेडर वेटर 170 के, और यहाँ पर 170 दिखा दिए। और ये कितने अपने पास में, कैपिटल 5,10,000 की, कैपिटल कितनी दिखा दी अपन ने 5,10,000 की। ये टोटल 86 आया अपने पास में, तो इसको 86 ये टोटल आप लगाओगे तो ये भी 86 आएगा, और ये भी 86 आएगा। मैंने जो पढ़ाया समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और मैं आपको प्रत्येक वीडियो इस पर डालता जाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद।